अल्फा कॉर्नर के सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैक बोर्ड 2025 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स करने वाले हैं और मैथ्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण को आज हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन 2025 में क्या क्या आने वाले हैं, इन चीज़ों पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें दो चर शामिल होता है, वैसा समीकरण जिसमें दो चर शामिल होता है और वो भी रैखिक होता है। मतलब रैखिक का मतलब होता है पावर एक, जैसे एक्स का पावर एक है, वाई का पावर एक है, तो यहाँ पर एक्स का पावर एक और वाई का पावर एक का मतलब हो गया वो रैखिक है। तो और a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो यूज है वो कोई ना कोई संख्या है। फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 4 = 0, 9x - 5y + 10 = 0। अगर इस तरह से कोई दो चर वाले समीकरण है तो उसके कुछ शर्त है। अगर शर्त हम लोग समझते हैं तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले शर्त समझते हैं। शर्त नंबर एक, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, यदि यहाँ पर a1 a2 और नॉट इक्वल टू b1 b2 हो तो इसको बीजगणितीय हल में कहा जाता है अद्वितीय हल। मतलब जब हम इस तरह का क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा अद्वितीय हल, उसको कहते हैं एक हल। लेकिन वही उसका अगर हम इस तरह का क्वेश्चन में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने में प्रतिच्छेदित रेखाएं बनेगा, मतलब कटने वाली रेखाएं बनेगा, ठीक है। और अगर हम संगत असंगत की बात करें तो इसमें होगा संगत। उसी तरह से यदि अगर ऐसा नहीं है, अगर ये शर्त लागू होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बीजगणितीय में अनेक हल हो जाएगा। इसको कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। वहीं अगर ग्राफीय विधि का बात करेंगे तो संपाती होगा और संगत असंगत की बात करेंगे तो संगत होगा। तीसरा कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये शर्त पर बात होगा तो बीजगणितीय हल में इसका कोई हल नहीं होता है, मतलब इसका कोई हल नहीं निकलता है। x का मान y का मान जो होगा वो हल नहीं निकलेगा। लेकिन वही अगर ग्राफीय विधि की बात करेंगे तो ग्राफीय विधि में जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन, यानी समांतर लाइन। और संगत असंगत की बात करेंगे तो असंगत होगा, जिसमें कोई हल नहीं होगा वो असंगत, बाकी दोनों में संगत। तो ये था थ्योरी। इस थ्योरी को यूज कैसे करना है इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि समीकरण ये दिया हुआ है रैखिक समीकरण और इसमें पूछा है अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय का शर्त क्या है, देखिए बीजगणितीय हल में अद्वितीय आता है। अद्वितीय का शर्त होना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 1 ये गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी ये सही होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पूछा है समीकरण इतना का अद्वितीय हल, तो अद्वितीय में ये हो गया। यही क्वेश्चन अगर हम यहाँ बदल दें, ये अद्वितीय हल को हटा दें और यहाँ पूछ देंगे अद्वितीय हल की जगह में पूछ दिए अनेक हल, कि अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, ऐसा सवाल कर दिए। तो समीकरण यही है लेकिन पूछ दिए अनेक हल का क्या शर्त है। तो अनेक हल का शर्त होता है, अनेक हल में शर्त होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल, तो ये तीनों इक्वल, तो फिर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अनेक हल को भी हटा दें और यहाँ लिख दें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं का हम बात करेंगे तो कोई हल नहीं में क्या शर्त होता है, कोई हल नहीं में शर्त होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 सवाल कंप्लीट हुए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण और पूछ दिया कि अद्वितीय हल का शर्त क्या होता है, तो अद्वितीय पूछेगा तो ये बोलना है, अनेक पूछेगा तो ये बोलना है, और कोई हल नहीं पूछेगा तो ये बोलना है। इसी तरह अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेंगे तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से घुमा सकता है समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हो तो क्या होगा, मतलब ये तीनों इक्वल हो तो क्या होगा। तो भाई तीनों जब इक्वल होता है तो क्या होता है, संपाती, प्रतिच्छेदी, समांतर, या इनमें से नहीं। तो इस लाइन में नहीं पूछा है, बीजगणितीय भाषा में ये बात नहीं किया है, ये ग्राफीय भाषा में बात किया है। तो ग्राफीय में देखिए यहाँ पर संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर तीनों इक्वल रहता है, तीनों इक्वल कहाँ है, यहाँ पर तीनों इक्वल रहता है। बीजगणितीय में पूछता तब अनेक हल होता, लेकिन तीनों इक्वल है तो पूछा है क्या, ग्राफीय में पूछा, तो क्या होगा ये संपाती। तो इसमें देखिए संपाती कौन सा है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर यही पूछता समीकरण इतना में यदि ये तीनों बराबर ना होकर के यहाँ एक ऐसे कट लगा देता, ठीक है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होगा, तो भाई 2 इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं होता है तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा। फिर ये सही हो जाता, ये गलत हो जाता। समीकरण युग्म 2x + -3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 में कितने हल हैं।
ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कितने हल हैं, तो हम लोग चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखिए इसको कहते हैं हम लोग A1 मतलब 2 और A2 का मतलब 6, B1 का मतलब -3, B2 का मतलब -9, C1 का मतलब 2 और C2 का मतलब 5, ठीक है। अब तीनों का रिलेशन चेक करते हैं। A1/A2 चेक करते हैं तो 2/6, B1/B2 चेक करते हैं तो -3/-9 और C1/C2 चेक करते हैं 2/5, है ना। ये दोनों प्लस में है इसलिए प्लस में है, तो ये माइनस माइनस कट गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। तो देखिए 1/3 और 1/3 इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो मतलब ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2 और B1/B2 इक्वल है और C1/C2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ कह रहा है A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये नहीं होगा, डी होगा, कोई हल नहीं है। तो इसका आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप x + y = 3 और 2x + 2y = 6 के हल होंगे, कितने हल होंगे सो पूछा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 1 छुपा हुआ है, इसको कहेंगे A1, है ना। और यहाँ क्या हो जाता है A2, फिर यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो इसको कहेंगे B1, इसमें हो जाएगा B2, यहाँ पर क्या है C1, यहाँ क्या हो जाएगा C2। तो इस तरह से हम लोग चल सकते हैं। इसमें भी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, लेकिन हम देखना है कि कौन इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है इसको, इसलिए इस इक्वल को हटा देते हैं। अब हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान भरते हैं। जैसे A1 A2 तो 1 2, तो यहाँ भरा गया 1/2, और सॉरी बराबर नहीं, B1 B2 तो यहाँ भी 1 2 1 2। अब C1 C2 3 6 3 6, इसको भी काटेंगे तो 1/2। अब देख लीजिए तीनों इक्वल है तो तीनों इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ गया। तो इक्वल आने वाला क्या होता है, A1/2 = B1/B2 = C1/C2 में क्या होता है, A1/2 B1/B2 C1/C2 में होता है अनेक हल, बहुत सारे हल होते हैं। तो अनेक हल किधर है, अनंत, अनंत हल मतलब अनेक हल, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 हल गलत है, 1 हल गलत है, इनमें से नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें क्या होगा, अनंत हल होगा। तो इस तरह से जब इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेगा कितने हल है, तो आप इस तरह से इसको जांच करके लिख सकते हैं। अभी आगे क्वेश्चन है, समीकरण x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनेक हल है। इसमें बता दे रहा है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है उसके अनेक हल है, तो k का मान क्या होगा, है ना। तो k का मान निकालने से पहले हम लोग यहाँ शर्त देख लेते हैं कि यहाँ बोल दिया है इसका अनेक हल है। तो आप बताएंगे कि अनेक हल का सूत्र क्या होता था। अनेक हल का मतलब हुआ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। मतलब जब अनेक हल है तो आप लिख सकते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ऐसा लिख सकते हैं। जब यहाँ बोल दिया है अनेक हल है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब A1/A2 का मतलब हो गया यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ हो गया 1/5। B1/B2 का मतलब हो गया 2 और k है, यहाँ 2/k हो गया। और C1/C2 का मतलब हो गया 3/15 है, 3/15 है। अब किसी दो को कंपेरिजन करिए, चाहे ये दोनों कंपेरिजन करिए चाहे ये दोनों कंपेरिजन करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए फिलहाल ये दोनों कंपेरिजन कर देते हैं अलग। तो 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1k इधर क्रॉस गुना होगा तो k 1 जा k = 5 को 2 से गुना करेंगे 10, तो k का वैल्यू कितना हो गया 10। तो ये इसका आंसर हो गया। या तो अगर हम इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, ये दोनों से अगर निकालना चाहते हैं तो भी k का मान 10 ही आएगा। कैसे, k को 3 से 3k इधर से गुना होगा 3k और इधर से आएगा तो 15 दूनी 30 हो गया, तो 3 दहा 30, इसलिए k का मान कितना आ गया 10। तो जो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में अलग अलग यहाँ A B C D करके जो ऑप्शन रहेगा उसमें से जो 10 आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। आगे देखिए, रेखाएं 3x + 2ky = 2, 2x + 5y = -1 समांतर हो। यहाँ देखिए क्या बोल दिया है, समांतर हो तो k का वैल्यू क्या होगा। तो समांतर वाला में आइए, समांतर किधर गया, यहाँ है समांतर। तो समांतर वाला के देखिए शर्त क्या होता है, 2 इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं होता है। मतलब होता है A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, तो अब A1/A2 का वैल्यू यहाँ भरिएगा तो 3 2 भराएगा, 3 2 इक्वल B1/B2 को भरिएगा तो 2k, y छोड़ करके 2k और 5 भराएगा, यहाँ 2k और 5 और नॉट इक्वल भराएगा 2/1 सॉरी, है ना। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको k का मान निकालना है, हमें k का मान निकालना है। तो हम इसका केवल क्रॉस गुना कर लेंगे, निकल जाएगा। यहाँ 2k को 2 से गुना करेंगे 4k आ जाएगा इक्वल टू 5 को 3 से गुना करेंगे 15 आ जाएगा। अब यहाँ k इक्वल टू हो जाएगा k = 15, ये जो 15 है 100 और बाय में आ जाएगा 4। तो जो ऑप्शन में 15/4 रहेगा उसको हम लोग टिक कर देंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। इसमें समांतर हो की जगह में ये भी हो सकता था संपाती हो, ये भी हो सकता था प्रतिच्छेदित हो, या हो सकता था अद्वितीय हो सकता है अनेक हल हो सकता है कोई हल नहीं हो। देखिए कोई हल बोलेगा नहीं, कोई हल नहीं बोलेगा तो भी यही शर्त लगेगा, समांतर बोलेगा तो भी यही शर्त लगेगा, असंगत बोलेगा तो भी यही शर्त लगेगा, अनेक हल बोलेगा तो ये शर्त लगेगा, संपाती बोलेगा यही शर्त लगेगा, संगत बोलेगा यही शर्त लगेगा। उसी तरह से अद्वितीय बोलेगा तो ये, प्रतिच्छेदित बोलेगा तो ये, संगत बोलेगा भी तो ये। तो इस तरह से हम इससे सॉल्व करके निकालें। ठीक है, दो चर वाले यहाँ रैखिक छूटा हुआ है। रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप कौन सा होगा? तो x होना चाहिए, y भी होना चाहिए और पावर 1 होना चाहिए, और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होगा, तो ये इसका व्यापक रूप कहलाएगा। ठीक है, बाकी में तो देखिए ax है तब तक y नहीं, ax है तब तक y नहीं, इनमें से नहीं, तो ये वाला व्यापक रूप हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं होगी। तो आलेख की रेखाएं क्या होगी? रैखिक समीकरण जो है उसका युग्म क्या है? संगत है। तो आलेख, जब इस संगत वाला को आलेख में खींचेंगे तो उसको क्या हो सकता है? तो संगत वाला में आइए, तो संगत वाला में तो दोनों है ना, तो प्रतिच्छेदित भी हो सकती है और संपाती भी हो जाती है। जब हम आलेख खींचेंगे, आलेख मतलब ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेदित भी हो सकती है और संपाती दोनों हो सकती है। तो पूछा है समांतर होगी, संपाती होगी, संपाती होगी, प्रतिच्छेदित होगी, प्रतिच्छेदित भी होगी, बी तथा सी दोनों। तो इसमें देखिए समांतर होगी, बिल्कुल ये गलत नहीं होगी। संगत वाला जब भी है तो प्रतिच्छेदित होगा या संपाती होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो दो तो हम टिक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में संपाती और प्रतिच्छेदित दोनों होगा। तो यहाँ पूछा है डी नंबर में कि क्या बी तथा सी दोनों होगा? बी तथा सी दोनों होगा, तो ये दोनों होगा। संपाती भी हो सकता है, प्रतिच्छेदित, क्योंकि संगत में प्रतिच्छेदित भी होता है, संगत में संपाती होता है, इसलिए ये सी होगा। समीकरण युग्म y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 का हल है। पूछा है ये समीकरण है तो इसका हल क्या होगा? 1, 2 अनंत या कोई हल नहीं। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो याद कीजिएगा, आप इसका एक ग्राफ खींच लीजिएगा, उसके बाद ही इसका जवाब दीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो y बराबर 0 और y बराबर -5 का एक ग्राफ हम छोटा सा ले लेते हैं। ये देखिए, ये हम एक ग्राफ ले रहे हैं, इधर होता है y, यहाँ y डैश, x डैश, x 0 है ना। तो हमको खींचना है y का मान -5 तक, तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे हो जाएगा, और y 0 खींचना है, y का 0, तो 0 यहाँ पर है। तो देखिए ये दोनों का ग्राफ खींचने के बाद ही पता चलेगा कि कितने हल होंगे। तो y बराबर 0 का ग्राफ, y का मान 0 है तो ये ग्राफ इसका यही हो गया। ठीक है, और फिर y का मान -5 है तो -5 यहाँ था तो इसका ग्राफ ऐसे हो गया। तो ये दोनों क्या लग रहा है? समांतर लग रहा है। क्या लग रहा है? समांतर। ध्यान दीजिएगा, y का मान 0 का ग्राफ ये हुआ, y का मान -5 का ग्राफ ये हुआ, तो ये दोनों क्या है? समांतर। तो समांतर ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल है 1, 2 अनंत या कोई हल नहीं। तो समांतर में ही क्या होता है? जो समांतर होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो समांतर होता है उसका क्या लिखाता है? कोई हल नहीं। तो इसका जवाब होगा कोई हल नहीं। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, समीकरण x प्लस वाई बराबर 7x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। तो इसको हल करके बताना है कि ये x का वैल्यू कहलाता है, ये y का, x y, तो इसमें से कौन सही है? तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, यहीं पर हल करते हैं, y काट देते हैं, x और x क्या हो जाएगा? 2x, और 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, 2 4 जा 8, x का मान 4 आया। तो यहाँ x का मान 4 फर्स्ट वाला है, देखिए ये c लग रहा है तो ये c में मार दीजिए, x का मान 4 है और बाकी किसी में 4 नहीं है, तो इसका यही आंसर होगा। और y का मान 3, तो y का मान 3 आ जाएगा जब ये 4 को उठा करके हम यहाँ भर देंगे, जैसे x की जगह हम यहाँ 4 भर दिए, प्लस यहाँ y है तो y लिख दिए, इक्वल टू 7 लिख दिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4, तो y का मान कितना आ गया? 3। तो ये देखिए 3 आ जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो इस तरह से आपका MCQ क्वेश्चन जो रैखिक समीकरण से आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो इससे बाहर नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।